जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अगर आप भी क्लास 10th में हो और बोर्ड परीक्षा 2025 में सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हो तो आज की यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के पूरे किताब के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं A to Z पूरे किताब के जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बनते हैं सबको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये केवल 45 बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आ चुका हूं। इनको तैयार करके बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान का पेपर देने चले जाना, आपका 20 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। और इनका पूरा का पूरा फ्री PDF अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा, जाकर वहां से डाउनलोड करके अच्छे से देख लेना। सबसे पहले आइए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस देश से हुआ। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कोई सा भी ऐसा सेट ना होगा जिसको ना उठाकर देखो तो इसमें ना आया हो। देखिए यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ जो हुआ था 1789 ईस्वी में हुआ था। कब? 1789 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। यानी कि राष्ट्रवाद कहने का मतलब नेशनलिज्म का प्रारंभ किस देश से हुआ था बताइए, कमेंट करके बताइए सभी लोग। तो ये जो हुआ था आपका फ्रांस से हुआ था, जिसको इंग्लिश में हम फ्रेंच बोलते हैं, वहीं से हुआ था। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले चैप्टर का, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमित राजतंत्र था। क्या था? सीमित राजतंत्र। उसके बाद नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। हर साल बोर्ड एग्जाम में VVIP प्रश्न है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? नेपोलियन की पराजय 1815 में हुई थी। और कैसे हुई थी? तो वाटरलू का जो युद्ध हुआ था, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय हो गई थी। कैसे हुई थी? वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय हो गई थी। यहाँ पर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। यानी कि महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका गए थे पढ़ाई, वहाँ पर भी क्रांति करने के लिए, तो वहाँ से वापस कब लौटे थे हमारे भारत? तो वहाँ से लौटे थे 1915 ईस्वी में लौटे थे। और 1917 ईस्वी में भारत में भी बहुत सारे आंदोलन कर दिए थे। तो यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हर साल ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया था 1930 में चलाया गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 बार चलाया गया था। कितने बार? 2 बार। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चौरी चौरा कांड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिएगा VVIP क्वेश्चन है, हर साल ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में। और यहाँ पर क्या किया गया था? एक थाने को जला दिया गया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, मर गए थे कहिए कि, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कमेंट करके बताइए आप लोग। तो ये जो हुई थी 1885 ईस्वी में। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। आज की जो कांग्रेस पार्टी है वही का है 1885 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता था पहले, आज तो कांग्रेस पार्टी के नाम से सब लोग जानते हैं। उसके बाद महामंदी का प्रारंभ किस देश से हुआ, किस वर्ष हुआ था। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो महामंदी का प्रारंभ जो हुआ था 1929 में हुआ था। कभी कभी 1928 भी देता है, तो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। और 1931 तक चला था। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1942 ईस्वी में, ठीक है ना, याद रखिएगा 1942 ईस्वी में। उसके बाद देखिए एकदम PDF आपको मिलेगा, घबराइए नहीं, अच्छे से पहले इसका आंसर देख लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। कब? 1914 ईस्वी में। अब कब तक चला था? तो 1918 ईस्वी तक चला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। कौन सा एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए काली, पीली, लेटेराइट, सीमेंट। सीमेंट कोई मिट्टी थोड़े है, तो यहाँ पर यही नहीं हो जाएगा, तो यही राइट आंसर हो जाता, क्योंकि नहीं पूछा है तो यही राइट आंसर है। यहाँ पर चलिए कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी, जिसको काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, यही कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त। उपयुक्त कहने का मतलब कि कपास इसमें अच्छे से उगाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए
चाय की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है? कौन सी चाय की खेती के लिए मृदा उपयुक्त मानी जाती है? तो जो लेटेराइट मृदा है चाय की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। और ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये डाला जाता है कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है, देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है मेरे भाई? तो चिपको आंदोलन जो संबंधित है वो वन संरक्षण से संबंधित है। यहाँ पर वनों को बचाने के लिए लोग क्या करते थे, पेड़ों से चिपक जाते थे, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन नाम दिया गया। क्या दिया गया? चिपको आंदोलन। चलिए उसके बाद अगला कह रहा है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो वो जो है आपके पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? बहुउद्देशीय परियोजना को जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने ही कहा था कि आधुनिक भारत की मंदिर है, क्योंकि इसके द्वारा बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। यानी कि देखिए बहुउद्देशीय परियोजना एक बांध ही मान लीजिए, बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना है, उससे लोग आज भी जाते हैं और बाढ़ से भी उससे नियंत्रण हो सकता है। और बांध बनाया जाता है तो वहाँ पर आसपास जो पानी जमा होता है वहाँ पर मछलियाँ छोड़ दी जाती है, जिसका कारण लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। तो एक चीज़ से बहुत सारी मतलब उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है, उसी को हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। और उसके बाद देखिए सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। याद करने की ट्रिक, लाल चना याद कीजिए, लाल आएगा तो सलाल, चना यानी कि चिनाब। चलिए इसमें से कौन सी फलीदार फसल है? इसमें से कौन सी फलीदार फसल है? तो दाल जो होती है फलीदार फसल होती है। क्या होती है? फलीदार फसल होती है। फलीदार फसल के नाम से दाल को ही जाना जाता है। चलिए निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल कौन सी है? तो आप जानती हैं 3 प्रकार की फसल होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। तो ये खरीफ की फसल पूछ रहा है तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? धान हो जाएगा। धान खरीफ की फसल है। यहाँ पर निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो देखिए ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? कोरबा मेरे भाई इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर कोयला बहुत ज़्यादा होता है, कोयला बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है, जिस कारण कोयला प्रसिद्ध है, कोरबा प्रसिद्ध है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको भारत निर्यात नहीं करता है, दूसरे देशों में नहीं बेचता है? तो वो उर्वरक यानी कि खाद भारत किसी दूसरे देश में नहीं बेचता है। 2 राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। 2 राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है राष्ट्रीय व्यापार। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय व्यापार। और 2 देशों के मध्य होगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलेंगे। बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स हो जाएगा। श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग है। श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन से हैं? तो श्रीलंका से सिंहली, श्रीलंका सिंहली मैच कर रहा है ना, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्न में से संघीय राज्य नहीं है, संघीय राज्य कौन सा नहीं है? तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, संघीय राज्य दिल्ली नहीं है। कौन? दिल्ली नहीं है। हर साल ही आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद समवर्ती सूची का विषय नहीं है। समवर्ती सूची का विषय कौन सा नहीं है? तो ये जो आपका कौन सा नहीं है? विदेशी मामले समवर्ती सूची का विषय नहीं है। समवर्ती सूची यानी कि जिसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का हक होता है, जिस पर वही समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो विदेशी मामले थोड़े ना, विदेशी मामले केवल केंद्र सरकार देखती है, तो यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब चलिए निम्न में से कौन सा संघीय सूची का विषय नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? तो रक्षा आंसर हो जाएगा इसका राइट। काले दस्ताने और बंधी मुठ्ठियाँ किसका प्रतीक है? तो ये जो आपका प्रतीक है अश्वेत शक्ति का, अश्वेत शक्ति का। और कहाँ पर का? ये हमारे भारत का नहीं है, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट का है। यूनाइटेड स्टेट में अगर अश्वेत शक्ति का प्रतीक होता है काले दस्ताने और बंधी मुठ्ठियाँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन मेरे भाई संबंधित है सरदार सरोवर डैम से, सरदार सरोवर बांध। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। मानवाधिकार दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, हर साल पूछा जाता है। हर साल को कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा देश विकसित है? कौन सा देश विकसित है? तो वो जो है आपका फ्रांस देश विकसित है। देखिए भारत, अब आप बोलोगे तो भारत
भारत क्यों नहीं आ रहा है? तो भारत अभी विकासशील देश के श्रेणी में आता है, यानी कि जो देश अभी प्रगति कर रहे हैं, अभी प्रगति पर नहीं पहुँचे हैं, यानी कि फुल्ली डेवलप नहीं हो पाए हैं, उसी को विकासशील देश कहा जाता है। जैसे भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ये सब देश जो है आते हैं विकासशील देश के अंतर्गत आते हैं। तो यही आपका विकसित देश पूछ रहा था, तो इसमें फ्रांस राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो वो कौन सा राज्य है? हरियाणा राज्य है। प्रति व्यक्ति आय कहने का मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी, क्या आमदनी सबसे अधिक किस राज्य की है? प्रत्येक व्यक्ति की, ये नहीं कि एक दो की नहीं, प्रत्येक व्यक्ति की, तो वो जो है हरियाणा राज्य की है। और सबसे कम में बिहार आता है, तो बिहार की भी यहाँ पर सबसे कम में पूछेगा तो लगा लीजिएगा। उसके बाद एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन कहलाता है, ये कौन सा कहलाता है? तो ये प्राथमिक क्षेत्रक में जो होता है प्राकृतिक प्रक्रिया में ही उत्पादन किया जाता है। जीडीपी से क्या तात्पर्य है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीडीपी से क्या तात्पर्य है? तो जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद मेरे भाई, सकल घरेलू उत्पाद। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? विदेशी व्यापार जो होता है दो यहाँ पर देशों के मध्य होता है, विदेशी व्यापार दो देशों के मध्य। उसके बाद निम्न में से भारत किसका आयात करता है? किसका आयात करता है? तो भारत जो आयात करता है किस चीज़ का? जूट के सामान का आयात करता है। किसका? जूट के सामान का आयात करता है, ठीक है ना। चलिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुई थी। कब? 1 जनवरी 1995 ईस्वी में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है आपका जेनोवा में। कहाँ पर है? जेनोवा में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। और उसके बाद भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये जो पारित किया गया, कब पारित किया गया? तो 1986 में। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए सूचना पाने का अधिकार किस अधिनियम, यह अधिनियम कब पारित किया गया? कब पारित किया? तो सूचना पाने का अधिकार 2006 में। देखिए जबकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित कर दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए कितने साल बाद, यहाँ पर 14-26 साल बाद सूचना पाने का अधिकार इसी में का है, तो वही पारित कर दिया गया 2006 में। एक मार्क किन वस्तुओं का प्रमाणित चिन्ह है? तो एक मार्क जो होता है, एक मार्क और हॉल मार्क। एक मार्क जो होता है खाद्यान्न फसल, एग और ईट दोनों में एकदम सेम आया ना, तो ईट माने खाना, तो यानी कि खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न पदार्थ एक मार्क हो गया। और हॉल मार्क जो होता है, जो है आपके सोना, जो भी है सोना युक्त सामान होते हैं उन पर जो प्रमाणित चिन्ह होता है हॉल मार्क का होता है। तो इसी प्रकार से ये 45 क्वेश्चन आपके एकदम अच्छे से क्लियर हो गए। आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और इनका फ्री PDF आप चैनल मतलब पाना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन का फ्री PDF मैं दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसको अच्छे से लगातार रिवाइज कीजिएगा और बोर्ड एग्जाम में 95% फोड़िएगा, क्योंकि हमारा टारगेट यही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।